कहानी का शीर्षक है पहली बारिश की रात। शहर के आखिरी बस स्टैंड पर देर रात बरसात झमझमा रही थी। हरि नारायण ने कंधे पर झोला टांगा हुआ था। झोले में एक रजाई का कवर, एक फटी डायरी और पीतल की छोटी सी घंटी जो उसकी दिवंगत पत्नी के मंदिर से थी। वो बरामदे की सीढ़ियों पर बैठा धीमे से बुदबुदाया, विवेक बेटा बस एक बार दिख जा। टप टप पानी गिरता रहा। उसके गालों पर पानी था या आंसू, कोई फर्क नहीं था। सोचा कहीं नैना जो उसकी बहू थी उसको तकलीफ ना हो, पर पोते को एक बार गोद में लेने की चाह को कैसे रोकूं। दूर कहीं से पीली रोशनी की धार आई, बस चली गई। रात ठंडी होती गई, पर उसके सीने में एक गर्मी, एक इंतजार अब भी रखी थी, राख की तरह जिसमें दब कर भी चिंगारी बाकी रहती है। सालों पहले इसी शहर के पास के गांव में हरि नारायण मोची था, जिसके हाथों में सुई धागे का जादू और दिल में बेटे के लिए समंदर। पत्नी सावित्री के गुजरते ही घर में बस वो और 6 महीने का बच्चा विवेक रह गए। दिन में सड़क किनारे टीन की छत के नीचे जूते बनाता सीता था। रात में बच्चे को सीने से लगाकर लोरी कहता, सो जा मेरे सूरज, तेरे लिए ही तो सूरज निकलता है। जब पैसों की तंगी हुई, उसने अपनी पीतल की घंटी तक गिरवी रख दी, पर बेटे की दूध की शीशी कम ना होने दी। गांव वाले कहते, हरिना इतना क्या करेगा? वो मुस्कुराता, पिता की रोटी आधी हो सकती है, बेटे का दूध नहीं। विवेक बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा। जूतों का मजाक उड़ाने वाले कई थे, पर उसकी आंखों में पिता ने जो भरोसा बो दिया था वो कांटों के बीच उगे फूल जैसा था। हरि नारायण ने रातों की नींद देकर भी पढ़ाई का खर्च जुटाया। कई बार सर्दियों में उसे सिर्फ गर्म पानी पीकर पेट बहलाना पड़ता, पर बेटा सो जाए तो उसे लगता जैसे उसने पूरा भोजन कर लिया हो। एक शाम विवेक ने पूछा, बाबूजी, मैं शहर जाकर आगे पढ़ सकता हूँ? हरि नारायण ने बिना पलक झपके कहा, तो जहाँ कहे मैं वहां तक अपने पैर से देता हूँ। उसी रात उसने अपनी पत्नी की आखिरी निशानी, चांदी के छोटे से पायल, बेच दिया। अगले दिन बेटे के हाथ में दाखिले की फीस थी। शहर ने विवेक को किताबों और कोचिंग के बीच बांध दिया। हरि नारायण गांव में अपनी टीन की छत और धूप बरसात में चिट्ठियों के इंतजार के साथ। जब भी बस्ती में कोई पूछता तो अकेला कैसे रह रहा रहता है, वो कहता, बेटा बड़ा हो रहा है, मेरा घर रोशन है। विवेक ने डिग्री ली, अच्छी नौकरी मिली, शहर में फ्लैट मिला। पहली तनख्वाह आई तो उसने अपने पिता को फोन किया, बाबूजी मैं सफल हो गया। फोन की दूसरी तरफ हरि नारायण ने आसमान की ओर देखा, सावित्री तेरी गोद का दूध सफल हो गया। सालों बाद विवेक बड़ी कार लेकर गांव आया। भीड़ उमड़ी। हरि नारायण ने दौड़कर बेटे को गले लगाना चाहा, पर भीड़, औपचारिकताएं और इमेज के बोझ में आलिंगन ढीला रह गया। रात को दोनों कटोरों में खिचड़ी खा रहे थे। पिता ने पूछा, अब क्या सोचा है बेटा? विवेक ने कहा, बाबूजी शहर में मेरा काम है, और हाँ शादी भी करनी है। शादी? भगवान तेरी जोड़ी खुश रखे, मैं बस तेरे आंगन का दीपक देखना चाहता हूँ। नैना शहर की पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली, भीतर से संवेदनशील, पर जीवन की रफ्तार तेज। उससे विवेक की शादी हुई। शुरू में सब कुछ सहज था। नैना गांव भी आई। हरि नारायण ने अपने हाथ की बनी चप्पल उसे दी।
मेरी बहू है, मेरे हाथों के कदमों से चलना। नैना ने हंसते हुए पहनी, पर भीतर कहीं शहर की आदतें और सीमित जगह का असहजपन भी था। शहर के फ्लैट में 3 लोग हुए, विवेक, नैना और हरि नारायण। छोटा सा घर, बड़े बड़े सपने। जगह कम थी, समय और कम। सुबह नैना को ऑफिस, विवेक को मीटिंग, हरि नारायण रसोई में चाय बनाता, झाड़ू लगाता। कभी कभी वो पुराने ढंग से चीजें कर देता। लौकी में ज्यादा पानी, आटा थोड़ा सख्त, गैस बचे तो बत्ती बंद। नैना कह देती, बाबा ऐसा नहीं वैसा। हरि नारायण चुप हो जाता। ठीक है बहू, मैं सीख जाऊंगा। रात को विवेक थका हुआ लौटता। नैना दिन भर की थकान में सहज नहीं रह पाती, कोई शब्द कटु जाता। एक दिन नैना की सहेली आई। उसने धीमे से कहा, ये बुजुर्ग साथ में हो तो स्पेस नहीं मिलता। नैना ने कुछ न कहा, पर ये वाक्य दीवार की तरह उनके बीच खड़ा हो गया। दिवाली आई। हरि नारायण ने दरवाजे पर रंगोली बनाई, वैसे ही जैसे सावित्री देवी बनाती थी। शाम को बिजली गुल हुई। तेल के दिए थे, पर नैना बोली, स्मोक डिटेक्टर चालू हो जाएगा बाबा। हरि नारायण ने धीरे से बात रखी, दिया माँ लक्ष्मी का होता है बहू। विवेक ने जल्दबाजी में कहा, बाबा भी नहीं, कल कर लेना। हरि नारायण की आंखें बुझी, पर मुस्कुराया। उसने दिए फिर भी जला दिए। बाथरूम में एक कटोरी में खुद अंधेरे में बैठा वही दिए देखता रहा। रोशनी आंगन तक नहीं, मन तक जलनी चाहिए। हरि नारायण रात में डायरी लिखता, छोटे छोटे वाक्य, सावित्री से बातें, बेटे के बचपन की यादें, बहू के लिए दुआएं। एक पन्ने पर लिखा, नैना चाय बनाते समय हल्दी की एक चुटकी डाल देती है, शायद बचपन में उसकी माँ भी ऐसी करती होगी। दूसरे पन्ने पर, विवेक जल्दी जल्दी खाता है, मैं उसे बचपन में कौर कौर खिलाता था, अब कौन खिलाए। डायरी के पन्ने नर्म थे, पर अक्षरों के नीचे दर्द और सिलाई से टांका गया था। कंपनी में विवेक पर दबाव बढ़ता। नैना की टीम बदल गई, काम दुगना। दोनों देर रात तक लौटते घर पे। एक शाम किचन में दूध उबल गया। नैना ने झुंझला कर कहा, बाबा आपसे नहीं होता तो रहने दीजिए ना। हरि नारायण ने हांफते हांफते कहा, मैं सीख रहा हूँ बहू। विवेक ने बीच बचाव किया, नैना बाबा को रहने दो। नैना चुप हो गई, पर उसके माथे की नसें खिंच गईं। उस रात हरि नारायण ने अपने तकिए के नीचे से खादी का रुमाल निकाला, आंसू पोंछे। मैं बोझ हो गया क्या? कुछ दिनों बाद नैना ऑफिस से रोती हुई लौटी। प्रोजेक्ट में गलती, बॉस की झिड़की, घर में तनाव। उसी रात गैस सिलेंडर की नॉब ढीली रह गई। खुद ब खुद नहीं, बस किसी की जल्दबाजी में। सुबह रसोई में हल्की गैस की गंध थी। हरि नारायण ने सबसे पहले महसूस किया। धीमे से खिड़की खोली, सिलेंडर बंद किया, मोमबत्ती उठाकर बाहर रखा। ईश्वर, मेरे बच्चों पर आज ना आए। जब सब सही हुआ, नैना को पता चला, अपराध बोध से कांप गई। बाबा मैं हरि नारायण ने उसके सिर पर हाथ रखा। गलती हर घर में होती है बहू, घर वही जो गलती को आग नहीं बनने देता। कुछ महीनों बाद नैना गर्भवती हुई। घर में एक नई उम्मीद आई। हरि नारायण सुबह सुबह फल लेने जाता, वापसी में मंदिर में तुलसी की पत्ती लाता, नैना की थाली में घी डालना ना भूलता। रात को वो पेट से कहता, मेरे छोटे राजा जल्दी आना, दादू ने तेरे लिए पीतल की छोटी घंटी संभाल रखी है। संघर्ष के बीच परिवार का सुर नरम हुआ।
कई बार नैना मुस्कुरा देती, कई बार हरि नारायण अपनी झुंझलाहट पी जाता। बारिश के मौसम में बेटा हुआ आरव। नर्स ने जैसे ही बच्चे को नैना की गोद में रखा, हरि नारायण की आंखें भर आई। देखो सावित्री, तेरे घर में फिर से किलकारी गूंजी है। वो रात भर आरव को गोद में झुलाता, धीमे धीमे लोरी, झूले में चंदा, झोला में तारे। नैना थकी, विचलित, नई जिम्मेदारियों से डरती। कई बार वो चिड़चिड़ा उठती। हरि नारायण ने सब समझा। माँ होना एक जन्म और है। महीने बीते, नैना के ऑफिस से फोन आया, तुम कब ज्वाइन करोगी? बच्चा, नींद, घर, काम सब मिलकर उससे रूठने लगे। विवेक की नौकरी में तबादले की बात। एक शाम बहस बढ़ी। नैना ने रोते रोते कहा, इस छोटे से घर में इतना सब कैसे मैनेज करूं? बाबा, आप गांव लौट जाइए कुछ महीनों को, हम सेट हो जाएंगे, फिर बुला लेंगे। कमरा खामोश। विवेक के चेहरे पर हाथ रख लिया। हरि नारायण के होंठ कांपे। मैं बोझ हूं, ये सच है। चलो, मैं चलता हूं। विवेक हड़बड़ा गया। बाबा, ऐसा मत, बस थोड़े दिन। हरि नारायण ने नरम हंसी हंसी। बेटा, मैं हवा हूं। जब कमरे में घुटन हो, खिड़की खोल देनी चाहिए। अगली सुबह उसने आरव के गले में काला धागा बांधा, नजर से बचा रहे। नैना के पास गया। बहू, ख्याल रखना, तू मेरी बेटी जैसी है। मेरा होना बोझ लगे तो समझ लेना कि मेरी परवरिश अधूरी रह गई थी। मुझे माफ कर देना। अपने झोले में डायरी, घंटी और पुराने कागज रखे। एक चिट्ठी मेज पर रख गया। विवेक, मैंने तेरी पढ़ाई के नाम पर जो छोटा घर लिया था, उसको किराए पर लगा दिया है। किराया हर महीने तुम्हारे खाते में जाएगा। अपना घर समझकर खर्च करना। वो बिना शोर किए निकल गया। बरसती राहें, भीगी आंखें और दिल में एक इच्छा। पोते के पहले कदमों की आहट मैं दूर से भी सुन लूंगा। गांव के पुराने घर में सीलन थी। उसने काई साफ की, छप्पर बांधा, आंगन में नीम का पौधा लगाया। पास के स्कूल के बच्चों के घिसे जूते वो बिना पैसे के सीने लगा। पढ़ो बेटा, फीस मेरी तरफ से। शाम को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ डायरी लिखता। आज आरव शायद पलट कर मुस्कुराया होगा। शहर में आरव बड़ा होने लगा। नैना पर जिम्मेदारियां थी। कभी वो वीडियो कॉल पर दादू दादू कहकर दिखा देती, पर कई दिन ऐसे भी गुजरते जब फोन नहीं उठता। विवेक कई बार नंबर मिलाता। आखिरी घंटी में मीटिंग आ जाती। एक दिन रात को उसने मेज पर रखी चिट्ठियों में से एक खोली। पिता की लिखावट। मत सोच बेटा कि तूने मुझे भेज दिया। तूने मुझे मेरे गांव लौटा दिया। लोग घर भेजते हैं, तूने मुझे मेरी मिट्टी लौटाई है। विवेक की आंखें भर आई। बाबूजी, सर्दियां आई। हरि नारायण की खांसी लंबी खींच गई। डॉक्टर ने कहा फेफड़ों पर धूल और सालों की मेहनत की परतें बैठ गई है। आराम चाहिए। वो हंसा। आराम? गरीब के भाग्य में जो नहीं लिखा। दवा ली पर काम न छोड़ा। उसे लगता किसी बच्चे के जूते की मरम्मत करते हुए जैसे वो अपने अतीत की भी मरम्मत कर रहा है। रात को खांसी के बीच वो घंटी बजाता, टुन टुन, जैसे अपनी सांसों को गिन रहा हो। एक दिन गांव में बस्ती का बूढ़ा पोस्टमैन आया। हरिना, ये कागज कोर्ट से। हरि नारायण ने खोला। पुराने घर की लीज का नवीनीकरण जो उसने वर्षों पहले विवेक के नाम कर रखा था।
उसमें बचत का ब्यौरा भी। उसने अपनी जिंदगी भर की छोटी छोटी बचतों को फिक्स डिपॉजिट में बांधा था, आरव के नाम। उसने कागज समेटे, डायरी में लिखा, मैंने अपने हिस्से की रोटी बेटे और पोते के हिस्से में जोड़ दी है। भूख फिर भी कभी कभी लगती है, सिर्फ आवाज की। शहर में एक रात आरव जोर से रोया। नैना थक कर सोफे पर बैठ गई। टेबल से डायरी फिसली। वो वही डायरी थी जो हरि नारायण भूल से एक बार भेजे पार्सल में रख गया था। पन्ने खुलते गए। आज बहू ने मेरे लिए गरम रोटी बनाई। मैंने कम खाई कि उसके लिए बच जाए। नैना जब हंसती है तो सावित्री की दहलीज पर हल्दी की तरह उजाला फैल जाता है। मैं बोझ नहीं बनना चाहता, पर अगर मेरे होने से उनके दिन ठहर जाते हैं तो मैं हवा की तरह दूर हो जाऊंगा। नैना के आंसू टप टप पन्नों पर गिरे। उसने पहली बार अपने अंदर के दोष, भय और थकान को पहचाना, और हरि नारायण की चुपचाप ढापती छाया को भी। सुबह उसने विवेक से कहा, हमें गांव चलना है आज, अभी। विवेक चौंका। और मीटिंग बाद में, हमारे बाबा हमें पुकार रहे हैं, और शायद हम भी खुद को। आरव को गोद में उठाया, कुछ कपड़े समेटे और दोनों शहर की ट्रेन से गांव चले। रास्ते भर नैना की आंखें डायरी के शब्दों से भीगी रही। गांव के घर के बाहर नीम का पौधा अब पेड़ हो रहा था। हरि नारायण दरवाजे पर चारपाई पर बैठे थे। खांसी के बीच भी मुस्कान थी। आ गए? उनकी आंखों में सूरज उगा। आरव चिल्लाया, दादू, और उनकी छाती से लिपट गया। नैना ने उनके पैरों को हाथ लगाया। बाबा, माफ कीजिएगा, मैं समझ नहीं पाई। हरि नारायण ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, घर वही जहां गलतियों को माफी मिलती है। तेरे माथे पर मेरी बेटी की लकीर है। उस शाम तीनों ने खुले आकाश के नीचे बाजरे की रोटी और गुड़ खाया। सालों पुरानी खुशबू लौट आई। हवा में किसी राख की गर्मी फिर से ताजा हो गई। कुछ हफ्ते गांव में रहे। सुबह आरव दादू के साथ कुएं से पानी खींचता। हरि नारायण उसे गांठ बांधना, जूते की लेस सिखाते। नैना ने रसोई संभाली, गांव की औरतों से सीखा, सिरका, सरसों, सत्तू। विवेक ने काम रिमोट से चलाया। रात को दिए किल्लों पर तीनों कहानी सुनते। कैसे सावित्री पहली बार घर आई थी, कैसे विवेक ने का लिखना शुरू किया, पर हर दिन एक साया भी था। हरि नारायण की खांसी जो अब उनके कंधों को हिला देती। डॉक्टर ने स्पष्ट कहा, फेफड़ों की बीमारी आगे बढ़ चुकी है, आप शहर के अच्छे हॉस्पिटल में ले जाइए। देखभाल और प्रेम ही उपचार है इनका। विवेक के कदम लड़खड़ा गए। बाबूजी। हरि नारायण शांत, मैंने लंबी उम्र जी ली है बेटा, अब लंबी नहीं घनी सांसें चाहिए। जहां तुम हो वहीं मेरा अस्पताल। वे उन्हें शहर ले गए। अच्छे इलाज, नर्सें, दवाइयाँ सब कुछ हुई, पर सबसे बड़ा मरहम आरव की हथेलियों का स्पर्श और नैना की पल पल की सेवा। नैना रात भर उनके पास बैठी देह थपकती। बाबा, सो जाइए। हरि नारायण मुस्कुराते, तेरी हथेली में सावित्री की गर्मी है। एक रात हरि नारायण ने विवेक से कहा, बेटा, एक सच मेरी तरफ से भी सुन ले। जब तू 5 बरस का था, बुखार में तेरा शरीर जल रहा था। मेरे पास दवा के पैसे नहीं थे। मैंने उस रात मंदिर की घंटी बेच दी। मुझे लगा था भगवान नाराज होंगे, पर लगता है उन्होंने घंटी की आवाज तेरी सांसों में बदल दी।
विवेक रो पड़ा। बाबूजी, मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। हरि नारायण ने गाल सहलाया। बेटे, पिता पुत्र कभी अकेले नहीं होते, सिर्फ दूर दूर होते हैं। दूरी मिटाने के लिए बस एक कदम बढ़ाना होता है। एक आग्रह है, हरि नारायण बोले। एक बार हम चारों, मैं, तू, नैना और आरव, आंगन में साथ खाना खाएं। वही बाजरे की रोटी, वही गुड़। और नैना, तू मेरी सावित्री की तरह एक छोटी सी रंगोली बना देना। बस। अगले दिन अस्पताल से छुट्टी मिली। घर पर आंगन में चौकी बिछी, रंगोली बनी, रोटी पर देसी घी, दाल में हींग, आरव के लिए मीठा दलिया। चारों ने साथ बैठकर खाया। हरि नारायण ने छोटे छोटे कौर लिए। अब पूरा हो गया। रात को उसने आरव को लोरी सुनाई। आवाज हल्की पर सुर स्थिर। झूले में चंदा, लोरी अधूरी रह गई। उसके होठों पर मुस्कान थी, आंखें बंद हो चुकी थी। शोक की शुभा में नैना ने उनकी डायरी सीने से लगाकर रोया, पर रोने में शर्म नहीं की। एक तरह की सफाई थी। अगले पन्ने पर वसीयतनुमा लिखावट, आरव के नाम। ये छोटा सा घर, मेरी छोटी बचत और मेरी पीतल की घंटी। विवेक के नाम, मेरी सुई और धागा। टूटे को जोड़ना, यही मेरा धर्म। नैना के नाम, मेरा आशीष। थकान आए तो खुद पर क्रूर मत होना। राख को नदी में बहाया गया। आरव ने गुलाल की तरह थोड़ी सी राख हवा में उछाली। दादू, आसमान में देखो। देखो दादू, धूप बन गए। नैना ने उसे समझाया। हाँ दादू, अब हवा है। जो जहां घुटन हो, खिड़की बनकर भीतर आ जाएं। दिन बीते। विवेक ने नौकरी की तेज रफ्तार के बीच एक काम शुरू किया। हरि नारायण सेवा कोष बस्ती के मोचियों, रिक्शा चालकों और बुजुर्गों के लिए मासिक सहायता। नैना ने डायरी के पन्नों को किताब का रूप दिया। राख में रखी गर्मी, जिसकी पहली प्रति मंदिर में रखी, घंटी के पास। घर में एक छोटा सा कोना, दादू का बना सुई धागा और रुमाल, और आरव की बनाई रंगोली की तस्वीरें। जब भी घर में तकरार की आहट होती, वे उसी कोने में बैठते और बात धीरे धीरे सिल जाती। नीम अब बड़ा पेड़ बन चुका था। आरव स्कूल से लौट कर बोला। आज टीचर ने कहा, हीरो कौन होता है? मैंने कहा, जो टूटे को जोड़ दे। मेरा हीरो मेरे दादू हैं। नैना ने खिड़की खोली। हल्की हवा आई, जैसे किसी ने माथा सहलाया। उसने फुसफुसाया, धन्यवाद बाबा, आपने मेरे भीतर की माँ को भी जन्म दिया। विवेक ने मंदिर में घंटी बजाई, टुन टुन। आवाज वैसे ही थी। उसे लगा हरि नारायण वहीं खड़े मुस्कुरा रहे हैं। बेटा, अब तू पिता है और अपने पिता की छांव भी। दिवाली फिर आई। इस बार दिए खुले आंगन में जले। स्मोक डिटेक्टर शांत था, क्योंकि घर में धुआं नहीं उजाला था। नैना ने रंगोली बनाते हुए आरव से कहा, हर दिए में किसी की याद जलती है। याद बुझती नहीं, रोशनी देती है। आरव ने पूछा, दादू अब कहाँ? विवेक ने आसमान की तरफ देखा। जहां भी हमें घर की तरह लगे, वहीं दादू हैं। हवा में, धूप में, हमारी हंसी में, और कभी कभी हमारे आंखों की नमी में। और सचमुच उस रात में जो नरमी थी, वो किसी राख में बची गर्मी जैसी थी, जो जलती नहीं पर ठंड में भी गर्माहट देती रहती। ठीक वैसे ही जैसे पिता का प्रेम
बिना शोर बिना शिकायत, बस टिके रहने की ताकत। तो दोस्तों, ये रही पिता और पुत्र की भावनात्मक कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।